हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने बोर्स मॉडल के बारे में स्टडी किया था, राइट। चलिए आज का टॉपिक है हमारा, हम थोड़ा बहुत चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। मतलब नेचर में चलिए जो भी चार्ज होते हैं आपको शायद पता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है चार्ज का। नेचर में चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, ध्यान से सुनना। नेचर में सिर्फ दो टाइप के चार्ज होते हैं। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ चलो टाइप ए एंड सेकंड टाइप होता है बी का। अब कहीं भी देखेंगे चार्ज सिर्फ दो टाइप के होते हैं। लेट्स से टाइप फर्स्ट को मैं बोल रहा हूँ ए और सेकंड टाइप को बोल रहा हूँ बी। क्लियर है। अब साइंटिस्ट मैंने देखा कि मान लो ए और ए में अगर सेम टाइप ऑफ चार्ज रहेगा, तो इनमें रिपल्शन होगा। मीन्स ए में रिपल्शन होगा, बी एंड बी में भी, ये दोनों सेम टाइप के हो गया तो रिपल्शन होगा। ए एंड बी में ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज हो गया तो इनमें अट्रैक्शन होगा। ए एंड बी में यहाँ पे आप देखेंगे तो इनमें अट्रैक्शन होगा। ए मीन्स यहाँ पे अट्रैक्शन है। तो सेम टाइप ऑफ चार्ज में रिपल्शन होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो देखो सिर्फ दो टाइप के चार्ज होते हैं, तो बस अपन ने बोल दिया, कन्वेंशन है। एक को अपन पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और एक को अपन नेगेटिव से डिनोट करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, प्लस एंड माइनस का कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं है, मैथ्स में नहीं जाना है आपको। मान लीजिए आपको ऐसे लिखा है +3 कूलम्ब एंड +2 कूलम्ब। आपको सिर्फ यही समझना है कि इसका मैग्नीट्यूड 3 है और सेकेंड वाले का मैग्नीट्यूड 2 है। तो इसका मैग्नीट्यूड +3 कूलम्ब का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है 2 कूलम्ब से। क्लियर है। अगर -3 कूलम्ब लिखा है और -2 कूलम्ब लिखा है, मतलब ये है कि ये जो चार्ज दिख रहा है ये दोनों, ये सेम टाइप ऑफ चार्ज नहीं है। ये दोनों चार्ज हैं, इनसे डिफरेंट है। इसका मैग्नीट्यूड 3 था और इसका मैग्नीट्यूड 2 है। क्लियर है। आपको ये नहीं सोचना कि माइनस लगा है प्लस लगा है मतलब ये कुछ नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो, अगर साइंटिस्ट वाले लोग सोचते तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लिकेशन 2 भी लिख सकते थे, इसकी जगह पे डिवीज़न 3 डिवीज़न 2 भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। बात समझ में आनी चाहिए आपको कि यहाँ पे प्लस एंड माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ ये डिनोट करता है। अगर कहीं भी प्लस प्लस दिख जाए मतलब समझना है आपको ये दोनों सेम टाइप के चार्ज है। माइनस माइनस दिख जाए तो ये दोनों सेम टाइप के चार्ज हैं। इतना समझ में आ रहा होगा। तो चलिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, there are two types of charge, there are two types of charge, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एक को हमने पॉजिटिव बोल दिया, सेकेंड को हम लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। तो there are two types of charge, पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज। सेकेंड पॉइंट, आपको ये पॉइंट पता ही होगा कि प्लस प्लस में सेम टाइप ऑफ चार्ज में रिपल्शन होगा, अपोजिट चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये पता होगा। तो ये आप नोट भी कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं आप। सेकेंड पॉइंट, आपको ये सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होगा कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मीन्स मैंने आपको बताया था कोई भी प्रॉपर्टी अगर स्टेप वाइज इंक्रीज होगा मीन्स ये प्रॉपर्टी क्वांटाइज्ड होगा। अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स ये क्वांटाइज्ड नहीं है। इतना समझ में आया। तो चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी लिख लें आप कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट इज जो भी चार्ज का वैल्यू होगा दैट विल बी n टाइम्स e होगा। Q इक्वल्स टू n टाइम्स e। n कोई नंबर है, e मीन्स मैंने आपको बताया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, राइट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्लस में रहेगा, नेगेटिव है तो -n × e रहेगा।
मैंने अभी तक आपको सिर्फ 2 पॉइंट बताया कि 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं नेचर में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। पॉजिटिव मतलब एक टाइप है, नेगेटिव मतलब सेकेंड टाइप है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि -3 कूलम्ब है और -2 कूलम्ब है, मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, तो आपको नेगेटिव मैथ्स में ना जाए, 3 कूलम्ब -3 कूलम्ब का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। क्लियर है। फिर सेकेंड पॉइंट बताया कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, तो जो चार्ज का वैल्यू है ये n टाइम्स e होता है, राइट। और आपने देखा कि सेम टाइप चार्ज में रिपल्शन होगा और अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज में अट्रैक्शन होगा, राइट। तो जो थर्ड पॉइंट है, चलिए मान लेते हैं कि कोई चार्ज है यहाँ पे और ये Q1 चार्ज है और लेट्स से यहाँ पे चार्ज है ये Q2 चार्ज है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये चलो मान लेते हैं ये डिस्टेंस r है, ठीक। तो ये बेसिकली फिजिक्स में आप पढ़ोगे 12th में, ये इलेक्ट्रिसिटी में आप फॉर्मूला पढ़ोगे, लेकिन सिंस इस चैप्टर में काम आएगा इसलिए ये फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। देखो अगर ये दोनों सेम टाइप के चार्ज होंगे, मान लीजिए Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो अगर दोनों ही सेम टाइप ऑफ चार्ज होंगे तो इनमें अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा। इट मीन्स Q2 चार्ज को Q1 चार्ज रिपेल करेगा। इट मीन्स अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो Q2 चार्ज पे Q1 चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, मीन्स इसको ये रिपेल कर रहा है। Q2 चार्ज Q1 चार्ज पे कैसा फोर्स लगाएगा, तो ये Q2 चार्ज भी Q1 को रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस साइड में होगा, अगर ये दोनों प्लस प्लस होंगे तो। लेकिन मान लो कि मान लो ये Q1 है और ये Q2 है और एक मान लो पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, मीन्स ये Q1 चार्ज Q2 को अट्रैक्ट करेगा मीन्स अपने साइड में फोर्स लगाएगा, मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, तो इधर होगा। क्लियर है। Q1 चार्ज को Q2 भी अट्रैक्ट करेगा, मीन्स Q1 पे भी जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये Q2 के साइड में होगा। तो आपको एक चीज़ समझ में आया होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है, जस्ट लाइन को ज्वाइन करो, रिपल्शन है तो इससे दूर जाएगा, अट्रैक्शन है तो इसके पास में आएगा, राइट। अब चलिए आगे की बात कर लेते हैं। ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स लग रहा है इस पर रिपल्शन या फिर इस पर अट्रैक्शन, डिपेंड करता है चार्ज की मैग्नीट्यूड पे, राइट। मीन्स अगर चार्ज बहुत ज़्यादा है तो रिपल्शन या अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। मीन्स दिस फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 and this force will also be directly proportional to Q2। और ये जो डिस्टेंस है r डिस्टेंस है, अगर आप देखेंगे कि अगर मैं डिस्टेंस कम कर दूं, 2 चार्ज है और लेट्स से 2 चार्ज है और इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, पास में होंगे तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, दूर है तो अब रिलेटिवली अट्रैक्शन कम होगा। इट मीन्स अगर डिस्टेंस डिक्रीज़ करेंगे तो फोर्स इंक्रीज़ होगा। तो कहीं प्रैक्टिकली देखा गया है कि फोर्स होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। अगर आप सबको क्लब करेंगे तो यह आएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। और इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करना है तो आपको कांस्टेंट देना पड़ेगा, फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखें आप। मीन्स कोई भी चार्ज Q1 है Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन r² होता है। K इज़ कांस्टेंट और K का जो वैल्यू है, K इज़ कांस्टेंट एंड इसका वैल्यू था 9 इंटू 10⁹ होता है। राइट। अगर मैं इसका यूनिट देखूँ तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, वैसे वो यूनिट है। तो ये वैल्यू आपको एक फॉर्मूला तो ये लर्न करना है। सेकेंड फॉर्मूला
एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस R है तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इसका फॉर्मूला भी आप लर्न कर लें। ये होता है KQ1 Q2 अपॉन R। ये आता कैसे है आप फिजिक्स में सीखोगे, वैसे है बहुत ही सिंपल सा। फोर्स को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलता है। तो अभी हम उस पर नहीं जा रहे डेरिवेशन पे, बस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लर्न कर लें KQ1 Q2 अपॉन R। फोर्स इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक और फॉर्मूला लर्न कर लें, ये सारे फॉर्मूले मैं 12th के बता रहा हूँ जो इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। देखो किसी भी Q चार्ज को अगर आप V वोल्टेज के बैटरी में रख दो, मान लो ये कोई बैटरी है और लेसन नेगेटिव पॉजिटिव, मान लीजिए V वोल्ट का बैटरी है, ठीक। मतलब जैसे आपने सुना होगा ना 2 वोल्ट का बैटरी, 6 वोल्ट का बैटरी, 12 वोल्ट का बैटरी, मीन से बैटरी है तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो अगर ये 6 वोल्ट का बैटरी है तो 6 वोल्ट का बैटरी मीन्स इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का होगा। इट मीन्स अगर इसका वोल्टेज मैं 0 वोल्ट मान लूँ तो डिफरेंस 6 वोल्ट होना है, तो ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो ये मान लीजिए 0 वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, राइट। ऐसे ही अगर मैं जनरल बोलूँ, अगर V वोल्टेज का बैटरी है तो अगर ये 0 होगा तो ये V हो जाएगा, तो ये भी 0 तो ये भी क्या हो जाएगा V हो जाएगा। फिर से बात कर रहे हैं मान लीजिए कि अगर 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक, तो 12 वोल्ट का बैटरी का मतलब होता है बैटरी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 12 वोल्ट का होगा। 12 वोल्ट की बैटरी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का होगा 12 वोल्ट का होगा। मीन्स अगर ये वैल्यू 0 वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। डिफरेंस 12 का होना चाहिए। अगर मैं एक को 0 मान लूँ, इसको अपन नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको पॉजिटिव, अगर मैं इसको 0 मान लूँ तो ये क्या होना चाहिए 12 वोल्ट पे होना चाहिए। ये 0 है, ये वायर यहाँ से अटैच है तो ये 0 पे, ये 12 है तो ये कितने पे आ जाएगा 12 पे आ जाएगा, अगर 12 वोल्ट का बैटरी होता तो। ऐसे अगर मैं V वोल्टेज लगा दूँ, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का है। इट मीन्स अगर ये वोल्टेज 0 है तो ये वोल्टेज कितना होना चाहिए V वोल्ट पे होना चाहिए। तो ये 0 मीन्स ये भी 0 रहेगा, V वोल्ट मीन्स ये भी कितना होना चाहिए V वोल्ट। तो अब पॉइंट पे आते हैं, किसी भी V वोल्ट में, अभी 6 वोल्ट वाले पे हटा देता हूँ मैं, किसी भी V वोल्टेज में अगर आप Q चार्ज को रख दो, मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और आपने इसमें Q चार्ज को रख दिया तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है PE इक्वल्स टू Q इंटू V। ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये सारे फॉर्मूले 12th में आप पढ़ने वाले हो डेरिवेशन, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल वे में, सिंस मुझे यूज़ करना है इस चैप्टर में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये 3 फॉर्मूले लर्न कर लें। फोर्स इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का KQ1 Q2 अपॉन R। Q चार्ज को, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, अगर आपने V वोल्ट के बैटरी में रख दिया तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ये Q इंटू V होगा, राइट। तो जल्दी से आप नोट कर लें। ये आप चार्ज को, ये सारे जो मैंने प्रॉपर्टी बताई ये आपको लर्न होना चाहिए, ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं। चलिए अब ये पढ़ लिया अपन ने, तो एक छोटा सा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में एक प्रॉब्लम लिखिए, फिर उसके थ्रू ही मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लिखिए इसमें एक प्रॉब्लम,
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में एक क्वेश्चन लिखा, लिखिए एन अल्फा पार्टिकल इज projected from infinity. An alpha particle is projected from infinity with velocity v An alpha particle is projected from infinity with velocity v to a nucleus having atomic number Z. Calculate distance of closest approach. An alpha particle is projected from infinity with velocity v to a nucleus having atomic number Z. Calculate distance of closest approach. इससे पहले मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ, इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई एटम है और इसका एटॉमिक नंबर Z है, ठीक। तो एटॉमिक नंबर Z होने का मतलब इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, तो Z प्रोटॉन होंगे, राइट, ऐसे प्रोटॉन होंगे, Z प्रोटॉन होंगे। प्रॉब्लम ये है कि एक अल्फ़ा पार्टिकल है और अल्फ़ा पार्टिकल मतलब ये अल्फ़ा पार्टिकल मतलब हीलियम 2+ है। इसको अपन ने v वेलोसिटी से इनफाइनाइट डिस्टेंस है, मीन्स ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है, मीन्स ये डिस्टेंस इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब है कि बहुत दूर है ये। प्रैक्टिकली इन्फिनिटी का मतलब तो आप बोल ही नहीं सकते हो, बस प्रैक्टिकल आप ऐसे समझें कि कोई एटम है और एटम से बहुत दूर आपने अल्फ़ा पार्टिकल लिया और उसको आप थ्रो कर रहे हैं v वेलोसिटी से, मीन्स अल्फ़ा रे का वेलोसिटी v है, मीन्स इसका वेलोसिटी v है। अब क्या होगा कि ये जो हीलियम 2+ है आपने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो ये न्यूक्लियस के पास आएगा, लेकिन प्लस एंड प्लस में रिपल्शन होगा। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होते जाएगा रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज़ होते जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये ऐसे मूव करेगा और फिर बहुत ज़्यादा रिपल्शन होने पे इसका वेलोसिटी डिक्रीज़ होते जाएगा, फिर ये रिवॉल्ट बैक हो जाएगा, लेट्स से। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, तो ये लेट्स से डिस्टेंस r है। तो इस r को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आपको यही फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। फिर से प्रॉब्लम बता रहा हूँ। कोई अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल का वेलोसिटी v है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से अपन ने प्रोजेक्ट किया, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल आएगा और न्यूक्लियस के जस्ट पास से फिर से ये रिवॉल्ट बैक हो रहा है। हम ये केस ले रहे हैं कि रिवॉल्ट बैक हो रहा है। और तो ये जो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये जो मिल रहा है आपको, इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। आई होप प्रॉब्लम क्लियर है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, बस आप देखें सॉल्यूशन इसका। अब ऐसे समझें कि देखो, अगर Z प्रोटॉन है तो चार्ज कितना होगा। तो मैंने आपको बताया कि 1 प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, और इसी को मैं E बोल सकता हूँ। तो 1 प्रोटॉन पे E चार्ज। एटॉमिक नंबर अगर Z है तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, Z प्रोटॉन। तो Z प्रोटॉन पे कितने चार्ज, ZE चार्ज प्लस ZE चार्ज होगा। मीन्स अगर मैं चार्ज की बात करूं
तो Z प्रोटॉन पे प्लस Ze चार्ज होने वाला है। मीन्स यहाँ पे जो चार्ज है ये कितना है, Ze चार्ज है। मान लेते हैं ये Q1 चार्ज है, Q1 इज प्लस Ze चार्ज, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये जो अल्फा पार्टिकल दिख रहा है ये हीलियम 2+ है। तो हीलियम 2+ में भी 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं बट 2 प्रोटॉन होते हैं। तो ये जो पार्टिकल है इस पे चार्ज कितना होगा, चलो मैं इसको Q2 बोल रहा हूँ, तो इस पे चार्ज सिंस इसके पास 2 प्रोटॉन है तो चार्ज विल बी 2e, ये भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अब आप सोचो इस पॉइंट जहाँ से मैंने प्रोजेक्ट किया इसको मैं पॉइंट नंबर 1 मार्क कर रहा हूँ, और जहाँ से ये रिवर्ट बैक हो रहा है इसको मैं पॉइंट नंबर 2 बोल रहा हूँ। आपने एक लॉ पढ़ा होगा, वैसे बहुत ही सिंपल सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या होगा कि जो पॉइंट 1 पे टोटल एनर्जी होगा वही टोटल एनर्जी पॉइंट 2 पे भी होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी, T मीन्स टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, राइट। अब पॉइंट 1 पे टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी मीन्स आइदर ये काइनेटिक एनर्जी होगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी एट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 1। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे तो आपको टोटल एनर्जी मिलेगा, विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2 का मतलब है काइनेटिक एनर्जी एट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 2। क्लियर है। अब देखो 1 पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो चलिए मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल का मास m है, मास इज m। अल्फा पार्टिकल का मास अगर m है तो आप बता सकते हैं अगर वेलोसिटी v है, इसका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी एट 1 इज हाफ mv² प्लस। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, आपको पता है कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, डिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 अपॉन R मीन्स इन्फिनिटी है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट 1 इज 0, मीन्स ये प्लस 0 हो जाएगा इक्वल्स टू। अब बात करते हैं 2 पे। देखो यहाँ पे वेलोसिटी v था, जैसे जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा फिर रिवर्ट बैक होगा। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो वेलोसिटी 0 है मीन्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv², 0 हो गया। वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, मीन्स काइनेटिक एनर्जी एट 2 विल बी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं डिस्टेंस r है, मुझे यही फाइंड करना है, तो एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और इनके बीच में डिस्टेंस r है। आप अभी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, कैसे, तो K Q1 Q2 अपॉन R, राइट। तो यहाँ से ये जो R का वैल्यू होगा K Q1 Q2 इंटू 2 अपॉन mv², यहाँ से 2k, Q1 क्या था, तो Ze था, तो 2k Ze, Q2 इज 2e, तो Ze², 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4k Ze² अपॉन mv²। ये मिल गया R का वैल्यू। यही है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक बार फिर से देखें आप सॉल्यूशन। ऐसे प्रॉब्लम आप फिजिक्स में बहुत करने वाले हो, ठीक। ये बस ट्रेलर था, जल्दी से अपलोड कर लें।
चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट में टॉपिक है वेव। हेडिंग दीजिए वेव। हो गया। अच्छा देखिए वेव क्या होता है, मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म में भी एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा और एकदम बहुत ही बेसिक देखेंगे। देखिए पहले कोई भी चीज़ समझे कि मान लीजिए अगर कभी भी आपको एनर्जी का ट्रांसफ़र करना है, जैसे मान लीजिए जैसे अगर मैं इस पेन को अगर थ्रो करूँगा तो मान लीजिए इस पेन का मास m है और मान लीजिए मैंने अगर इसको थ्रो किया तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगा। जब मैंने पेन को थ्रो किया तो क्या हो रहा है कि पेन का मास m था और वेलोसिटी v था। इट मीन्स ये पेन का ट्रांसफ़र तो हुआ, मीन्स मास जो है इसका मास है इसका ट्रांसफ़र हो रहा है। साथ में आप एक्सपीरियंस करोगे कि इस पेन के पास काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा 12 mv²। तो यहाँ पे एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र क्यों हुआ? बिकॉज मास का ट्रांसफ़र हुआ। फिर से अगर मैं इस पेन को यहाँ से थ्रो करूँगा तो मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है और एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो रहा है बिकॉज इस पेन के पास 12 mv² काइनेटिक एनर्जी रहेगा। इस केस में देखेंगे आप कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मास। तो मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे कभी भी अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो जनरली बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मास ही होता है। कहीं भी अगर आप एनर्जी का ट्रांसफ़र देखेंगे, जनरल टर्म बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए रिवर में अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो एनर्जी का ट्रांसफ़र तो हो रहा है लेकिन मास का ट्रांसफ़र भी हो रहा है, इसीलिए एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट। लेकिन आप कुछ ऐसा केस सोचें कि लेट्स से मेरे पास दो ऐसे ही रॉड है और मैंने क्या किया, इन दोनों में स्ट्रिंग अटैच कर दिया। दो रॉड रखा और मैंने इसमें स्ट्रिंग अटैच कर दिया और लेट्स से मैंने स्ट्रिंग पे ये लेट्स से पेन का कैप मैंने यहाँ पे रख दिया। समझने का ट्राई करना। ये जो पेन का कैप दिख रहा है ये रेस्ट पे है, मतलब इसका भी काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन समझो अब मैं जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे प्लग करूँगा तो क्या होगा, आप देखेंगे कि इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, राइट। जैसे आप स्ट्रिंग को या धागे को अगर आप ऐसे प्लग करोगे तो खींचने से क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा, राइट, और ये जस्ट रैंडमली मूव करने लगेगा। और आप देखेंगे कि ये जो पेन का कैप है ये भी जस्ट ऐसे ही मूव करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा, राइट। तो आप देखेंगे कि पहले ये जो कैप था ये इसके पास वेलोसिटी 0 था, मीन्स काइनेटिक एनर्जी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने प्लग किया ये मूव करने लगा, मीन्स इसके पास एनर्जी आ गया, मीन्स यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र तो हुआ है। लेकिन आप सोचें कि क्या यहाँ से यहाँ तक मास का ट्रांसफ़र हुआ है क्या? मास का ट्रांसफ़र हुआ है नहीं, कैसे देखेंगे? आप देखेंगे जो भी स्ट्रिंग था जिस पोजीशन पे है वहीं पे रहेगा। मीन्स स्ट्रिंग तो ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रिंग के पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव कर गए, यहाँ का स्ट्रिंग कुछ पतला हो गया या फिर यहाँ का स्ट्रिंग बहुत मोटा हो गया, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, राइट। मीन्स स्ट्रिंग का थिकनेस भी सेम रहेगा। इट मीन्स इस केस में क्या हो रहा है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र तो हुआ लेकिन मास का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। क्लियर है क्या? तो ऐसे केसेस में जब एनर्जी का ट्रांसफ़र हो और मास का ट्रांसफ़र नहीं हो, ये होता है, इसको बोलते हैं वेव। तो वेव में क्या होता है, जैसे आपने वैसे देखा तो होगा ही कि कुछ ऐसे ही अपन सांप टाइप बनाते हैं, पता है, मतलब ऐसा कुछ। अगर मैं डायग्राम बनाऊं
ये आपने देखा होगा डायग्राम। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको अपन बोलते हैं क्रेस्ट, और इस बॉटम पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ। क्लियर है? और ये जो हाइट है या फिर ये जो डेप्थ है, ये दोनों सेम ही है, तो मान लीजिए ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको अपन एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये तो डायग्राम आपने देखा ही होगा। फिर से ये कुछ ऐसा मूव कर रहा है, ये ऐसा, ठीक। तो वेव में क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है लेकिन मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है, राइट। जस्ट एक लाइन नोट करें वेव में, लिखिए आप, इट इन्वॉल्व्स, वेव में हेडिंग दीजिए और ये जस्ट एक लाइन लिखिए, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मास, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मास। हो गया। इसलिए इसमें मैं आपको कुछ, आप ये डायग्राम चाहे तो ड्रॉ कर लें, ठीक। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मास, और ये डायग्राम आप ड्रॉ करें जिसमें कुछ पॉइंट्स अपने को पढ़ने। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपको बेसिक टर्म है वेवलेंथ, इसको अपन लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ये लिखिए, फर्स्ट पॉइंट दें वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा, वेवलेंथ मीन्स वेव का लेंथ, वन वेव का लेंथ। तो वन वेव का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, देखिए फिर से आप ऊपर गए, नीचे आए यहाँ से, फिर यहाँ से देखें, इसके बाद फिर से सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है, मीन्स इसको बोलूँगा वन वेव। तो ये जो वन वेव दिख रहा है इसके लेंथ को अपन बोलेंगे वेवलेंथ। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, राइट, यहाँ आप ऐसे नीचे जा रहे हो, फिर ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गया, क्रस्ट पर यहाँ तक आ गया। इसके बाद देखिए फिर से ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, मीन्स ये बन गया वन वेव। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते तो यहाँ से आप ऊपर जा रहे हो, फिर नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, इसके बाद फिर से देखेंगे आप सेम चीज़ मिल रहा है, तो ये भी हो गया वन वेव। तो वन वेव के लेंथ को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं सबसे सिंपल में। या फिर अगर आप बुक्स में देखेंगे तो डेफिनेशन ये भी मिल जाएगा। ये जो क्रेस्ट है और ये क्रेस्ट है, तो ये टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या फिर टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ ले लें। ये ट्रफ है, नेक्स्ट ट्रफ ये है, इनके बीच के डिस्टेंस को भी अपन क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ बोल सकते हैं, राइट। तो चलिए वेवलेंथ में जस्ट एक लाइन लिख लें आप, इट इज डिस्टेंस बिटवीन, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। It is distance between two consecutive crest और ट्रफ। हो गया। या फिर आप एक ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, और लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। और इसका जो यूनिट होता है ये लेंथ का ही यूनिट होता है। मतलब लेंथ के यूनिट क्या होते हैं, तो मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, फिर ऐसे ही आप ध्यान रखें नैनोमीटर होता है, एंगस्ट्रम होता है, पिकोमीटर होता है, ठीक। आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, फिर 1000 मिलीमीटर, या फिर 10⁹ नैनोमीटर, या फिर 10⁻10 एंगस्ट्रम, ये एंगस्ट्रम है, और पिकोमीटर है 10⁻12 पिकोमीटर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एंगस्ट्रम है।
जो कि हम इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं, 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रम होता है। ठीक, नोट कर लें आप। तो इस सेकेंड पॉइंट आते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसको अपन न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू, NU, मतलब न्यू ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। लिखने के लिए जस्ट ऐसे V बनाए और जस्ट ये थोड़ा सा ऐसे कर्व होता है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी को अपन न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, नोट कर जल्दी से। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, जस्ट एक लाइन लिख लें इसमें कि इट इज़ नंबर ऑफ वेव, it is number of wave passing through a point, it is number of wave passing through a point in 1 second। मतलब देखिए आप कोई पॉइंट ले लें, देखिए 1 सेकेंड में कितने वेव पास कर गए। अगर 1 सेकेंड में यहाँ से 2 वेव पास कर गए तो फ्रीक्वेंसी 2 होगा। यहाँ से अगर 1 सेकेंड में 10 वेव पास कर गए तो फ्रीक्वेंसी 10 होगा। तो इट इज़ नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। इसका जो यूनिट होता है इसको अपन हर्ट्ज बोलते हैं, HZ, या फिर इसी को अपन 1/सेकेंड भी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज या फिर 1/सेकेंड। से थर्ड पॉइंट, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो आपको पता है, ये जो हाइट ऑफ क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रफ, इसको अपन एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड में एक लाइन लिखें कि इट इज़ हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। इट इज़ हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। तो इसका जो यूनिट होता है, ये भी यही सारे लेंथ के यूनिट होते हैं। फोर्थ पॉइंट, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ वेव का मतलब क्या होगा, चलिए लिखिए, वेलोसिटी मीन्स इट इज लीनियर डिस्टेंस। वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखिए, इट इज लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम। इट इज लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब कोई भी आपने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन कौन सा डिस्टेंस, ये लीनियर डिस्टेंस। आपको ये वाला ऐसा कुछ नहीं सोचना है, जस्ट ये लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वेव 1 सेकेंड में, इसको अपन वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी मीन्स लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में रिलेशन होता है। चलो वेलोसिटी को अपन v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। वेलोसिटी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल्स टू न्यू टाइम्स लैम्डा। तो फिफ्थ पॉइंट है वेव नंबर। इसको अपन न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, इसके ऊपर ऐसे बार दे दो, लाइन दे दो, तो ये हो जाएगा वेव नंबर। जल्दी से हेडिंग दे। चलिए, वेव नंबर मीन्स आपको नेम से समझ में आ रहा होगा। वेव नंबर मीन्स नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस। मीन्स यूनिट डिस्टेंस में, लेट्स से 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर में जितने भी नंबर ऑफ वेव होंगे, इसे क्या बोलेंगे अपन, वेव नंबर। तो लिखिए इसमें डेफिनेशन की, इट इज़ नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन
इट इज़ नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस. इट इज़ नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस. जैसे आपको, चलो इसका डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है. आपको वेवलेंथ का मतलब समझ में आता है. वन वेव का लेंथ, मतलब अगर मैं बोलूँ कि वन वेव है, इसका लेंथ कितना होगा तो इसको अपन लैम्डा बोलेंगे. मीन्स लैम्डा डिस्टेंस में वन वेव होता है. फिर से सुने आप, लैम्डा डिस्टेंस में वन वेव का लेंथ लैम्डा है, तो लैम्डा डिस्टेंस में वन वेव. तो मैं बोल सकता हूँ कि लैम्डा डिस्टेंस में वन वेव, तो यूनिट डिस्टेंस में 1/λ नंबर ऑफ वेव, राइट. और यूनिट डिस्टेंस में जितने भी वेव होते हैं इसी को अपन वेव नंबर बोलते हैं. मीन्स न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ. तो वेव नंबर एंड वेवलेंथ में ये रिलेशन है, न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ. जल्दी से नोट कर लें आप. चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. चलिए नेम से आपने सुना भी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. शायद आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या होता है? देखिए नेम से आपको समझ में आएगा. इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स ये ऐसा रेडिएशन होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. फिर से, मीन्स ये रेडिएशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. क्लियर है? बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है. इसलिए आप समझने का ट्राई करें कि मान लीजिए अगर रेडिएशन का डायरेक्शन कुछ ऐसा है. लेट्स से ये जो पेन दिख रहा है, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में रेडिएशन मूव कर रहा है. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर होंगे. मीन्स इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन मान लीजिए कि एक तो ये दिख रहा है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा. मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मीन्स ऐसा रहेगा. ये जो पेन का डायरेक्शन दिख रहा है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है. जो थंब का डायरेक्शन है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा जो दिख रहा है आपको ये है मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स वन लाइन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? तो रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है. समझ में आया क्या? मीन्स मान लीजिए कि अगर ये कुछ, लेट्स से ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है लेट्स से जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस. अगर ये मेरा डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, मीन्स इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस के अलॉन्ग रेडिएशन प्रोपगेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे. मीन्स एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड.
समझ में आया? तो चलिए इसमें बस एक लाइन लिखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में